उद्दात हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ाया जाएगा और नेट और जेआरएफ का संपूर्ण कोर्स भी यहाँ पे करवाया जाएगा बिना किसी फीस चार्ज के। और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कर दीजिएगा जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और चलते हैं अब हम अपनी क्लास की तरफ। चलिए। सर्वप्रथम हिंदी शब्द जो है ना, हिंदी शब्द, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी शब्द का यदि पूछते हैं आप लोगों से हिंदी शब्द का, तो आप बता सकते हैं कि हिंदी शब्द का सबसे पहले यज़दी यज़दी ने सबसे पहले किस पुस्तक में? जफरनामा पुस्तक में हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब यहीं पे मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि कई बार पूछ लेते कि खड़ी बोली, खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले कहाँ प्रयोग मिलता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग मिलता है आपके लल्लू लाल की जो है ना, लल्लू लाल की प्रेम सागर में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ज्यादा तो कुछ नहीं पूछेंगे, ऐसा ही पूछेंगे कि भाई खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता था या हिंदी शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप याद रखिएगा ये सब कहाँ मिलते हैं। खड़ी बोली का आप लोगों को बता दिया है और आप लोगों को हिंदी शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है वो भी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि देखिए एक नोट लगा रखा है मैंने, एक नोट लगा रखा है। ठीक है, नोट लगा रखा है, तो इसमें देखिए कि क्या बता रखा है। इसमें बता रखा है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का जिससे थोड़ा ठीक से दिख पाए। कौन सा कलर लो? तो है आपके पास, चलो ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, इसमें नोट लगा के बता रखा है कि जो जफरनामा जो पुस्तक आप लोगों को ऊपर बताई है, इसी नाम से न्यामत खां, ठीक है, न्यामत खां जिसे जान कवि भी कहते हैं, उसने भी जफरनामा नाम से पुस्तक लिखी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संतों में गुरु गोविंद सिंह जो गुरु हुए हैं ना, उन्होंने भी जफरनामा पुस्तक लिखी है। इसमें बाद में फिर मैंने ऐड किया था, मेरे को लगा कि थोड़ा बता दूं। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो पुस्तक लिखी है जफरनामा, उसमें औरंगजेब है ना, जो मुगल शासक है, उसके जो काले कारनामे हैं जो भी उन्होंने किए थे उस समय अपने शासनकाल के दौरान, वो सभी इसमें मिलते हैं। और कई बार बहुत ही मोस्ट है कि कई बार गुरु गोविंद सिंह जी है ना, इनके आत्मकथा का नाम पूछ लेते हैं। बाकी इसके पीछे लगा तो हुआ है नाटक, लेकिन ये है क्या? आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? आत्मकथा है, ध्यान रखना इस चीज का। ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। अब हम देखते हैं कि आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मैंने बताया वो याद रखना कि जफरनामा नाम से किस किसने पुस्तक लिखी थी, थोड़ा बता दिया आप लोग। अब हमसे कई बार पूछ लेते कि है कि हिंदी जो शब्द है ना, हिंदी शब्द ये किस भाषा का है? भाषा की, किस भाषा का है? तो हमें याद रखना है कि पारसी, फारसी या ईरानी, ये तीनों एक ही के लिए प्रयुक्त होता है। इनमें से तीनों में से एक ही मिलेगा आप लोगों को ऑप्शन में। ठीक है, इन तीनों में से एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन में, इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों से पूछते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखिएगा ये पारसी, फारसी या फिर ईरानी, एक ही नाम मिलेगा आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा का, यदि आप लोगों से पूछते हैं कि अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी फारसी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी भाषा का, याद रखिएगा। और यदि उर्दू की बात करते हैं, उर्दू, उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। किसका? तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का है?
हिंदी है पारसी या फारसी भाषा का, ठीक है। और अंग्रेजी यदि पूछते हैं तो अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, ठीक है। और यदि उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू है तुर्की भाषा का शब्द। किसका है? तुर्की भाषा का शब्द। याद रहेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना आप लोगों को, जो ये भोलानाथ तिवारी जो है, इन्होंने उर्दू भाषा, उर्दू है उसको चीनी भाषा का शब्द माना है। किसका माना है? चीनी भाषा का। याद रखिएगा कि भोलानाथ तिवारी ने किसका माना है? उर्दू को चीनी भाषा का शब्द माना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया याद आप लोगों को? शायद मेरे हिसाब से हो गया होगा याद। अब हम देखते हैं कि जो हिंदी शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। हिंदी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? बहुत बार पूछ लेते हैं, इस क्रम को जरूर ध्यान रखना है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस क्रम से हुई थी? तो जो पारसी लोग आए थे ना, जिनको फारसी बोलते हैं, फारसी लोग जो आए या पारसी लोग जो आए, ये सी को ही बोलते थे। जो स है ना, ये जो पाकिस्तान और भारत वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान और भारत वाला जो ये सीमा क्षेत्र है, ये वाला सिंध कहलाता है। और जब ये पारसी लोग आए तो इसको स को है बोलते थे, ठीक है। तो इस स को है बोलने लग गए, तो सिंधु से हिंदू हो गया, और हिंद से ही धीरे धीरे हिंद और हिंदी हुआ, ठीक है। याद रखना, सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदी, हिंदी, ठीक है। ये कई बार क्रम लगवा लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक दो क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं, हिंदी के लिए जो हिंदी साहित्य का जब हम इतिहास पढ़ेंगे, तो ये हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य से क्या तात्पर्य है, इसके ऊपर हम थोड़ा देख लेते हैं। देखते हैं कि जो ये हिंदी है ना, इसको किसने क्या माना है। हम अलग अलग राइटर के अनुसार किसने क्या माना है, उस पर भी हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास न तो वर्तमान से पलायन का साधन है। वर्तमान से पलायन का मतलब ये है कि जो वर्तमान में जो चल रहा है ना, जो साहित्य में मिलता है, उससे पलायन नहीं करना, उससे भागना नहीं है। और ना ही जो ये अतीत, जो पीछे की जो घटनाएं है ना, उनकी आराधना करना, मतलब उसकी पूजा करना, ये पूजा करने का मार्ग भी साहित्य, हिंदी साहित्य में नहीं है। तो फिर क्या है? ध्यान रखना, ये किसी अच्छे इतिहासकार की परिभाषा है, ये पूछ लेते हैं। और वह न तो अतीत से घड़ी मुर्दी उखाड़ने का काम है, काम नहीं, वर्तमान के कटु यथार्थ जो आज समाज में हमारे वर्तमान में चल रहा है, उसका कटु यथार्थ उसको दबाने का काम भी ये नहीं करता, या बचाने का काम या कल्पना लोक का काम भी हिंदी साहित्य, ये जो साहित्य इतिहास है, ये नहीं करता है। वह न तो अतीत की अंध पूजा करता है और न वर्तमान का तिरस्कार करता है। देखो, अब इसमें सभी चीजें आ गई कि वर्तमान से भागना भी नहीं है हमें, और अतीत की आराधना भी नहीं करनी है, ठीक है। और ना ही हमें अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम है, किसमें क्या हुआ था, क्या युद्ध हुआ था, और ना ही जो वर्तमान की जो कटु आलोचना करने का काम है, और ना ही उसमें कल्पना लोक का वितरण है, और ना ही अतीत की अंधी पूजा की, जो भी हो रहा है उसको बस लिख देना किताबों में, अंधी पूजा भी नहीं है। और ना ही जो वर्तमान में जो चल रहा है ना, उससे तिरस्कार करना है उसका। वह न केवल विचारों का इतिहास नहीं, न ही वह संस्कृति के इतिहास का परिशिष्ट मात्र है। साहित्य के इतिहास का आधार है साहित्य के विकासशील, ये याद रखना, साहित्य के विकासशील स्वरूप की धारणा। और ये किसने कहा है? मैनेजर पांडे ने, ठीक है। किसने कहा है? मैनेजर पांडे ने। कि ना तो ये
वर्तमान से पलायन है और ना ही इतिहास के गड़े मुद्दे उखाड़ने का काम इसमें किया जाता है। फिर क्या है ये इतिहास? क्या है इतिहास? है साहित्य के विकासशील, जो हमारा साहित्य उसके विकासशील स्वरूप जो है, बदलता हुआ जो स्वरूप है, उसकी धारणा है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए कैसे याद करेंगे। जो मैनेजर है ना, मैनेजर साहब, वो हमेशा विकासशील स्वरूप में रहता है। किस में रहता है? विकासशील स्वरूप में। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब देखिए कि अब इसी की मैनेजर पांडे की ही कई हुई बातें हैं, कुछ पूछ लेते हैं। तो देखिए, साहित्य का इतिहास महज तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है। कई बार हमें साहित्य के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि साहित्य का इतिहास महज तथ्यों का संकलन है, इसको हटा देंगे, संकलन मात्र है, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, मात्र संकलन नहीं है, ठीक है, तो ठीक रहेगा। फिर पूछ लें, साहित्य के इतिहास में हम केवल रचनाकारों का ही अध्ययन नहीं करते हैं। यदि इसमें से भी नहीं हटा दिया जाता है कि रचनाकारों का अध्ययन करते हैं, तो गलत हो जाएगा हमारा। इसलिए क्या है? नहीं करते, मतलब सिर्फ रचनाकारों का अध्ययन हम नहीं करते, सिर्फ तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है जो साहित्य जो हमारा है, वो तो इतिहास का काम है। जो इतिहास जो हमारा विषय होता है, जो हम हिस्ट्री की जो बुक्स लेके पढ़ते हैं, उसके अंदर ये होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बल्कि ये है, बल्कि क्या है? साहित्य युगीन संदर्भ में हम इनके साहित्य का विश्लेषण करते हैं। युगीन संदर्भ में कैसे करते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा कि जो पीछे जो हमारे इतिहास में जो घटनाएं घट चुकी है, उसको आज के समय में रख के उन चीजों से, और आगे भविष्य में ऐसी और वर्तमान में ऐसा ना करे जिससे हमारे मतलब जो हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं, हमारा काम इतना नहीं है इस साहित्य के अंदर कि हम जो इतिहास में जो घटनाएं घट चुकी उसको सिर्फ पुस्तकों में लिख दें, या फिर जो तथ्यात्मक जो जानकारी है वो साहित्य में दे। ऐसा नहीं है। साहित्य जनता के बीच में उस समय की परिस्थितियों को लेके क्या चल रहा था, क्या उस समय समाज की परिस्थितियां थी, उन सबको साहित्य में उतारा जाता है। और आज के समाज को, साहित्य को उससे प्रेरणा लेनी होती है, ये साहित्य में होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि साहित्य का इतिहास मात्र बौद्धिक अनुशासन ही नहीं है। जो साहित्य का जो इतिहास है ना, वो मात्र एक बौद्धिक अनुशासन नहीं है। अब इसमें भी यदि हटा दिया जाए नहीं, तो ये गलत हो जाएगा अपने। ठीक है, बल्कि साहित्य की रक्षा करने का आवश्यक हेतु है, मतलब आवश्यक कारण है। ठीक है, आवश्यक कारण है। अब हम देखते हैं कि हमें समझ आ गया कि जो साहित्य है वह तथ्यों का संकलन नहीं, सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं है। और ये यदि हम ये कहें कि तथ्यों का संकलन मात्र है, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है, तो हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, फिर मैनेजर पांडे का ही कथन है आगे, साहित्य न तो अतीत की आराधना का मार्ग है और न ही वर्तमान से पलायन का साधन है। ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बता दिया है। और ये इनकी साहित्य और इतिहास दृष्टि जो पुस्तक है, इसमें ये परिभाषा इन्होंने साहित्य की दी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, इनकी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसको याद कर लेना किसकी पुस्तक है ये। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 5 नंबर पॉइंट, वर्तमान चेतना के संदर्भ में अतीत के सूत्रों की व्याख्या करना एवं बेहतर भविष्य के निर्माण की आकांक्षा। ये यदि हमारे सामने आता है कि साहित्य में क्या है, वर्तमान जो चेतना के संदर्भ में ना, उसमें अतीत के सूत्रों में की व्याख्या करना कि अतीत में क्या हुआ था और क्यों हुआ था।
उसकी व्याख्या करना, और उससे फिर हमें बेहतर भविष्य के लिए अच्छी निर्माण करना आकांक्षाओं का, कि हम कुछ अच्छा भविष्य के लिए कर सके इतिहास से सीख के। ठीक है, अगला पॉइंट है कि साहित्य जो इतिहास का आधार क्या है, साहित्य इतिहास का आधार क्या है? तो साहित्य की गतिशीलता की निरंतरता में आस्था बोध। ठीक है, साहित्य इतिहास का आधार क्या है कि साहित्य जो गतिशील रहा है ना, जो जैसे कि हमें आदिकाल आया, आदिकाल के बाद भक्ति काल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, ये गतिशील रहा है। इनकी परिस्थितियां और इनकी विशेषताएं एकदम से तो नहीं बदली, लेकिन धीरे धीरे इनकी में बदलाव होता गया है। उसी को हिंदी साहित्य का आधार बताया गया है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। यदि आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आए तो मेरी क्लास को एक दो बार रिपीट करके यदि आप देखेंगे तो आपको ठीक से समझ आ जाएगा। फिर मैं आप लोगों के सामने जब क्वेश्चंस लेके आऊंगी ना, तो बहुत अच्छे से आप लोग उसको समझ पाओगे। ठीक है, अब हम 7 नंबर पे चलते हैं कि साहित्य इतिहास में हम समाज और साहित्य के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं। उस समय जो समाज जो था और उस समय का जो साहित्य था, उसमें क्या संबंध है, इसकी हम साहित्य इतिहास में व्याख्या करते हैं, मतलब समझते हैं उसको। फिर 8 नंबर है, यह ज्ञान पाते हैं कि समाज ने साहित्य को, समाज ने साहित्य को और साहित्य ने समाज को किस दिशा और दशा तक प्रभावित किया है, ये भी हम साहित्य इतिहास में हम पढ़ेंगे। अगला है कि साहित्य के इतिहास के द्वारा हम साहित्यिक परंपराओं के उत्थान व पतन की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। किसी समय में कौन सी परंपराएं हमारे समाज में चल रही थी, फिर उनका क्यों पतन हो गया, और कोई ऐसी जो परंपराएं थी जो उस समय बहुत कम प्रचलन में थी, लेकिन भविष्य में धीरे धीरे आगे आते गए हैं, तो वो परंपराएं बहुत ज्यादा विकसित हो गई, उत्थान के हो गया उनका। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये सब भी हमें जब साहित्य हम पढ़ेंगे तो इनकी परिस्थितियों को जब समझेंगे तो हमें समझ आएगा। इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो साहित्य है ना, इसके बारे में कुछ चर्चित कथन जो है, वक्तव्य जो है इतिहासकारों के हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है रामचंद्र शुक्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी परिभाषाएं पता नहीं कितने एग्जामों में पूछी गई है और हमेशा पूछी जाती है और पूछी जाती रहेगी जब तक आप हिंदी के टच में रहेंगे। ये समझ लो कि रामचंद्र शुक्ल तो आपके आगे आगे रहेगा, आप इसके पीछे चलोगे। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, जब कि प्रत्येक देश का साहित्य, वहां की जनता, देखना ये जो जनता शब्द है ना, ये रामचंद्र शुक्ल का कीवर्ड है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना मनुष्य, वो जहां भी मतलब 99% ऐसा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, मनुष्य शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, और जो रामचंद्र शुक्ल है ना, ये जनता शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। एक पकड़ने की ट्रिक है ये आपकी, मतलब मैं ये तो नहीं कह रही कि 100%, लेकिन 99% ऐसा होता है। देखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति, संचित जो चित्तवृत्ति है, जनता की जो चित्तवृत्ति है ना, उसका स्थायी प्रतिबिंब होता है। उस समय जो समाज में जो जनता थी, उसका प्रतिबिंब क्या होता है, साहित्य होता है। तब ये निश्चित है कि जैसे जैसे इन चित्तवृत्तियों में बदलाव आता जाता है, वैसे वैसे ही साहित्य के स्वरूप में भी बदलाव आता जाता है। आदि से अंत तक जनता की इन्हीं चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य सामंजस्य करना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, जो जनता की जो चित्तवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है, और परिस्थितियां बदलती रहती है तो उनकी चित्तवृत्तियां है ना, वो भी बदलती रहती है, उनमें एक दूसरे में सामंजस्य चलता है। याद रखना, चित्तवृत्तियां और जनता, ये कीवर्ड आप लोग पकड़ लेना। किसने कहा है? राम ने। राम जनता की चित्तवृत्तियों में रहते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब आगे चलते हैं कि मैनेजर पांडे, मैनेजर पांडे
ये सभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इन सबको नोट डाउन कर रखा है। इतिहास बोध के बिना साहित्य विवेक अंधा होगा और साहित्य विवेक के बिना इतिहास बोध लंगड़ा है। ठीक है, पांडे साहब लंगड़े हैं। ठीक है, याद रखना कि इतिहास बोध के बिना साहित्य विवेक अंधा होगा और साहित्य के विवेक के बिना क्या होगा, इतिहास बोध लंगड़ा रहेगा। किसने कहा है ये किसने कहा है, प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम साहित्य इतिहास लेखन की कुछ प्रविधियां हैं। ठीक है, कई बार पूछ लेते कौन सी प्रविधियां है, कौन सी नहीं है साहित्य इतिहास लेखन की, तो और किसने किस पद्धति से इतिहास लेखन किया है, ये पूछ लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, वर्णा वर्णानुक्रम पद्धति, ये क्या होता है कि जैसे वर्ण होते हैं ना, क है या फिर इंग्लिश के वर्ण होते हैं ए बी, ये सब इन्हीं के क्रम से इन्होंने साहित्य इतिहास का लेखन किया है। किस किसने किया है, कासदा तासी और शिव सिंह सेंगर। ठीक है, वर्णानुक्रम जो पद्धति है इसमें साहित्य इतिहास लेखन किस किसने किया है, कासदा तासी और शिव सिंह सेंगर। ठीक है, अब काल अनुक्रम की बात यदि करते हैं तो काल मतलब समय के अनुसार, समय को ध्यान में रखते हुए किस किसने इतिहास लेखन किया है, तो ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो गासदा तासी ने इतिहास लिखा था, फिर शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, फिर लिखा था ग्रियर्सन ने, और फिर लिखा था मिश्र बंधुओं ने। तो स्टार्टिंग के दो है वो वर्णों के आधार पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर काल अनुक्रम के आधार पे जो दो बचे हुए हैं वो इसके आधार पे आ जाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि विधेयवादी पद्धति से किस किसने लेखन किया है। विधेयवादी पद्धति से, तो विधेयवादी पद्धति बहुत ही ज्यादा मतलब कि अच्छी पद्धति मानी जाती है। इसमें विशेषताओं को, उस समय की समाज की जो परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रख के तब विधेयवादी पद्धति में इतिहास लेखन किया जाता है, जो रामचंद्र शुक्ल ने अपनाई है। ठीक है, किसने अपनाई है, रामचंद्र शुक्ल ने। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति से किसने लिखा है, गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, वैज्ञानिक है ना, अब आपको याद रखने की, जो वैज्ञानिक है ना वो गण गण होते हैं, सूर्य चंद्रमा, मतलब मान लेना आप लोग। ठीक है, उनकी क्या करते हैं, गणना करते हैं वैज्ञानिक, या फिर आप कर देना कि जो पति है ना, पति वो वैज्ञानिक है, जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे आप कर सकते हो। मैंने तो बस आप लोगों को याद करने के लिए थोड़ी हिंट दिया आप लोगों को कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। काल विभाजन और नामकरण, काल विभाजन और नामकरण, इसने किस प्रकार से काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, और किसने क्या नाम दिया है, उसकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यद्यपि काल का प्रवाह अविच्छिन्न है, मतलब कि काल का हम विभाजन नहीं कर सकते, विच्छेद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिस्थिति उस समय की रहती है उसको ध्यान में रखते हुए हम काल का विभाजन करते हैं। आगे देखते हैं कि और भूत भविष्य और वर्तमान परस्पर एक दूसरे से अनुस्यूत रहते हैं, मतलब कि अलग दिखाई नहीं देते हैं, ये सतत परिवर्तनशील होता है। तथापि काल विभाजन का लक्ष्य इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उसकी घटनाओं प्रकृतियों के विकास क्रम को स्पष्ट करना होता है। ठीक है,
काल विभाजन में क्या होता है कि जो हमने काल विभाजन किया है उसमें उस काल के अंदर जो परिस्थितियां थी और जो घटनाएं थी उनकी जो प्रकृतियां है ना उसको विकास क्रम में स्पष्ट करना होता है कि इस कालक्रम के अंदर ये परिस्थितियां थी और ये विशेषताएं थी। ठीक है, ये आपको देखो ये सभी चीजें जो काल विभाजन का लक्ष्य क्या है, ये सभी चीजें हमने पहले जो बताई थी ना कि इतिहास क्या है, साहित्य इतिहास, उसी के संदर्भ में हुई है। साहित्य के अंतर्गत चेतना के क्रमिक विकास, उसकी परंपराओं के उत्थान पतन, उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों की दिशा परिवर्तन में जनमानस की चेतना को स्पष्ट करने के लिए काल विभाजन आवश्यक है। तो काल विभाजन क्यों आवश्यक है इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये काल विभाजन और जो नामकरण है उसकी आवश्यकता के निम्न बिंदुओं को स्पष्ट कर सकते हैं। ये हमें देखना है कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे काल विभाजन हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नंबर 1, साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों की दिशा परिवर्तन में जनमानस की चेतना को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, नंबर 2, साहित्य के अंतर्गत तत्वों का उद्घाटन करके उसकी मूल प्रेरणा का विश्लेषण एवं जन हित की कसौटी पर साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए काल विभाजन एवं नामकरण की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, अगला पॉइंट है कि साहित्य के अंतर्गत चेतना के क्रमिक विकास को दिखाने के लिए क्रमिक विकास जो हुआ है उसको साहित्य के अंदर दिखाने के लिए साहित्य का जो काल विभाजन एवं नामकरण की हमें आवश्यकता महसूस हुई। फिर अगला है साहित्य की परंपरा के उत्थान एवं पतन को रेखांकित करने के लिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल है ना, उन्होंने विधयवादी जो पद्धति अपनाई जो है उसके जन्मदाता किसे माना जाता है, तो एक फ्रांसीसी विद्वान है टेन, हिप्पो लाइन टेन, याद रखना टेन। और जो विधयवादी पद्धति है ना इसके 3 अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि विधयवादी पद्धति के कितने तत्व होते हैं, तो हमें याद रखना है 3। कौन कौन से, तो जाति, वातावरण और क्षण। ठीक है, याद रखना ये। अब आगे आते हैं कि काल विभाजन व नामकरण के 3 आधार हो सकते हैं। कौन कौन से आधार होते हैं काल विभाजन और नामकरण के, ये 3 आधार कौन कौन से, इस पे हम बात करते हैं कि जो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पे जो काल विभाजन जो हुआ है ना, साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, जो साहित्य में जो प्रवृत्तियां, जो विशेषताएं जो अपने आप को अलग करती है, वो तो है छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। जैसे छायावाद के अंदर जो प्रतिबिंब का भाव जो दिखता है, कल्पना का जो छाया जो हमें दिखाई दिखती है, उन्हीं की प्रवृत्तियों के आधार पे ही हमने उनका नामकरण रखा है छायावाद। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद भी नए नए जो प्रयोग किए जा रहे थे उनके आधार पे हमें इसे प्रयोगवाद कहा था। इस प्रकार जो इनका नामकरण है ना, इनकी खुद की स्वयं की प्रवृत्तियों के आधार पे रखा गया है। ठीक है, अब साहित्यकार के आधार पे, अब साहित्यकार किस समय में कौन सा साहित्यकार है जो मतलब जिसके आधार पे हमने उस काल को उसी के नाम से, तो भारतेंदु काल जो हमारा जो एक बहुत ही बड़ा साहित्यकार रहा है उसके आधार पे हमने भारतेंदु काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे वेदिकाल रखा है। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर, जैसे इतिहास में जो घटनाएं घट रही थी ना उस समय, उसके आधार पे ऐतिहासिक के आधार पे जो हमने नाम दिए हैं वो एक तो है आदिकाल, कौन सा है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल